ये स्टोरी है एक ऐसे बच्चे की जिसके पिता की मृत्यु तब हो गई थी जब वो महज 2 साल का था और उसकी माँ ने अकेले उसे बहुत मेहनत से पाला। इसे बिजनेस में अपने बिजनेस पार्टनर से धोखा मिला, लेकिन इसके बावजूद उसने सदी की सबसे लग्जरी कार बनाई, मर्सिडीज बेंज। ये कार इतनी फेमस हुई कि ये हिटलर की मोस्ट प्रेफर्ड कार बन गई। लेकिन इस लग्जरी कार का एक डार्क पास्ट भी है, और वो ये है कि हिटलर के कहने पर इन्होंने 63,000 ज्यू प्रिजनर्स से अपनी फैक्ट्री में काम करवाया। और इससे भी मज़ेदार बात यह है कि मर्सिडीज बेंज में जो मर्सिडीज नाम है वो एक्चुअली में एक अमीर आदमी की बेटी का नाम है। लेकिन आखिर किसी की बेटी के नाम पर एक कार कंपनी का नाम क्यों पड़ा? क्यों हिटलर को ये कार इतनी पसंद थी? उन प्रिजनर्स का क्या हुआ जो इसकी फैक्ट्री में काम करते थे? अगर ये सब कुछ जानना है तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। कार्ल बेंज का जन्म 25 नवंबर 1844 को जर्मनी के मलबर्ग में हुआ था। इनके पिता एक लोकोमोटिव ड्राइवर और माँ एक हाउसवाइफ थी। जब कार्ल 2 साल के थे तो उनके डैड की डेथ हो गई और उनकी माँ को अलग अलग जगह पर काम करना पड़ा उन्हें पालने के लिए। कार्ल बेंज ने अपने माँ की मेहनत को देखा और काफ़ी मेहनत से, काफ़ी लगन से पढ़ाई करने लगे, पढ़ाई पर ध्यान देने लगे। 15 साल की एज में उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया और कार्लसरूहे पॉलिटेक्निक स्कूल में एडमिशन ले लिया। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उन्होंने 7 अलग अलग जगह पर नौकरियां करी। उन्होंने लोहे की कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम किया। कभी वो क्राफ्ट्समैन की तरह काम करते तो कभी डिज़ाइनर बन जाते थे। जॉब करते करते वो अपने एनवायरनमेंट को देखते और उन्हें एक चीज़ तो काफ़ी क्लियर हो गई, और वो ये थी कि आगे चल के जो घोड़े गाड़ी हैं, यानी कि जो हॉर्स कैरिजेस हैं, वो नहीं रहने वाले हैं, उनका अस्तित्व खत्म होने वाला है और एक ऐसी कार बनाई जाएगी जो खुद ब खुद सड़कों पे चल पाएगी। उनके इस आइडिया का उनके बहुत सारे दोस्त मजाक बनाया करते थे, लेकिन कार्ल बेंज को फ्यूचर दिख गया था। उन्होंने 27 साल की एज में अपनी नौकरी छोड़ दी और एक मैकेनिक को अपना बिजनेस पार्टनर बना लिया। इस बिजनेस पार्टनर का नाम था ऑगस्ट रिटर, और इन दोनों ने मिलकर एक लोहे का कारखाना खोला। अपने फ्री टाइम में बेंज हमेशा ऐसी कार बनाने में लगे रहते थे जो खुद ब खुद चल सकती थी। यहाँ आता है कहानी में एक ट्विस्ट। कार्ल अपने इंजन के काम में इतने ज़्यादा बिजी रहने लगे कि उनको पता ही नहीं लगा कब उनके दोस्त ऑगस्ट रिटर ने उनको धोखा दे दिया। कार्ल को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि उनके बिजनेस पार्टनर और दोस्त रिटर के पास में भी उनकी कंपनी के कुछ शेयर्स थे। उनके खाने पीने का सारा पैसा, उनकी सारी जमा पूंजी इसी लोहे के कारखाने से आता था, और इसी वजह से वो इस कंपनी को छोड़ नहीं सकते थे। लेकिन इस बुरी सिचुएशन में एक लड़की ने उनकी मदद करी, और इस लड़की का नाम था बर्था रिंगर, जो कि आगे चलकर उनकी वाइफ बनती है। अब हुआ ये कि बर्था के घर वालों ने उनके दहेज के लिए कुछ पैसे सेव किए हुए थे। बर्था ने क्या किया कि इन पैसों में से कुछ पैसे उन्होंने बाहर निकाले और उससे ऑगस्ट रिटर के सारे शेयर्स खरीद लिए, जिसकी वजह से अब उस लोहे के कारखाने के सिर्फ 2 मालिक थे, बर्था और कार्ल। और अगले 10 सालों तक उन्होंने बहुत से पेटेंट अपने नाम किए। जैसे कि एक पेटेंट उन्हें मिला कि इंजन की बैटरी को इग्नाइट कैसे किया जा सकता है। दूसरा पेटेंट गियर शिफ्ट बनाने के लिए मिला। तीसरा क्लच के लिए। चौथा कार्बोरेटर बनाने के लिए। 5वां इंजन को ठंडा रखने के लिए। 6ठा पेटेंट था स्पार्क प्लग पर, और 7वां पेटेंट स्पीड रेगुलेटर के लिए था। इतने पेटेंट्स लाने के बाद भी ये कंपनी पैसे नहीं कमा पा रही थी, जिसकी वजह से कार्ल को कंपनी के कुछ शेयर्स इन्वेस्टर्स को बेचने पड़ जाते, जिसके बदले में कुछ पैसे आ जाते थे और घर चलता था। ये प्रोसेस चलता रहा और एंड में कार्ल बेंज के पास कंपनी के सिर्फ 5% शेयर बचे, जिसकी वजह से जो सारे बाकी के इन्वेस्टर्स थे उन्होंने कार्ल को डिमोट कर दिया, यानी छोटी पोजीशन पे बिठा दिया, और कार्ल बहुत दुखी हो गए। कार्ल बेंज को समझ आ गया था कि इस कंपनी में रहकर उनके सपने को पूरा नहीं किया जा सकता है, और उन्होंने यह कंपनी छोड़ दी। दोबारा से वो जीरो पर आ गए। कहते हैं ना कि जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। कुछ हफ्तों के बाद बेंज 2 भाइयों से मिलते हैं जिनका नाम था मैक्स रॉस और फ्रेडरिक विल्हेम। ये दोनों एक साइकिल शॉप के ओनर थे। इन तीनों ने मिलकर एक नई कंपनी बनाई जिसका नाम रखा गया बेंज एंड कंपनी। बेंज को यहाँ पर बहुत टाइम मिल रहा था अपने इंजन पर काम करने के लिए, और 1885 में उन्होंने एक ऐसी कार बनाई जो खुद ब खुद चल सकती थी, और इसे नाम दिया गया बेंज पेटेंट मोटर वैगन। इसकी मैक्सिमम स्पीड 16 किलोमीटर पर आवर की थी।
अब ये जो मॉडल 1 था, इसे कंट्रोल करना बहुत ही डिफिकल्ट था। एक पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन में ये मॉडल जाकर सीधा दीवार से टकरा गई, जिसकी वजह से काफी बैड पब्लिसिटी हुई और ये कार बहुत ही ज्यादा कम बिकी। अगले ही साल यानी 1889 में इन्होंने मॉडल 2 निकाला और 2 साल के बाद मॉडल 3। कार्ल बेंज की वाइफ बार्था को यकीन था कि मॉडल 3 जो है वो बहुत ही अच्छी है और इसे ज्यादा बेचने के लिए इसकी पब्लिसिटी की जानी चाहिए, लेकिन बेंज इससे राजी नहीं थे। उन्हें डर था कि अगर कहीं ये गाड़ी भी डेमोन्स्ट्रेशन में कहीं टकरा गई या कुछ खराबी आ गई तो इसका भी बिकना बंद हो जाएगा। फिर 4 अगस्त 1888 को बर्था ने कुछ डिसाइड किया। वो रात को चुपके से अपने 5 बच्चों के पास गई। उनमें से 2 बच्चों पे कान में उन्होंने कुछ कहा और आके वापस अपने हस्बैंड के साथ लेते गई। अब अगली सुबह उन्होंने जो किया उसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था। कहते हैं ना कि एक पुरुष की सफलता के पीछे एक महिला का ही बहुत बड़ा हाथ होता है। एक अच्छा जीवन साथी आपके जीवन में 4 चांद लगा सकता है। बर्था अगले दिन चुपके से उठी, अपने 2 बेटे रिचर्ड और यूजान को साथ में लिया, गैरेज से बेंज मॉडल 3 निकाली और कार को स्टार्ट करके अपनी मां के पास निकल गई, जो कि 106 किलोमीटर दूर रहती थी। रास्ते में जब कई लोगों ने उन्हें देखा तो वो अचंभित रह गए। कई लोग डर गए और डर के मारे यहाँ वहाँ भागने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या चीज़ है जो खुद चल रही है और उसे चलाने के लिए कोई घोड़े नहीं है, कोई घोड़ा गाड़ी नहीं है, ये है क्या आखिर। लेकिन बर्था फिर भी चलती रही। उस वक्त मॉडल 3 में सिर्फ 4.5 लीटर फ्यूल ही आता था। बर्था ने लिग्रोइन, जो कि पेट्रोलियम सॉल्वेंट था, उसे खरीदने के लिए गाड़ी को एक फार्मेसी की दुकान में रोका, क्योंकि उस जमाने में कोई पेट्रोल पंप नहीं हुआ करता था। उस फार्मेसी की दुकान से लिग्रोइन खरीदा और उसे कार में डाल दिया। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि जर्मनी में ये जो फार्मेसी की दुकान थी उसे आज फर्स्ट फ्यूल स्टेशन ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, यानी दुनिया का पहला पेट्रोल पंप। इसके अलावा उस वक्त कौन से अच्छे रोड हुआ करते थे, इसीलिए बीच बीच में गाड़ी खराब हो जाती थी। बार बार बर्था कार को रोकती, बच्चों को नीचे उतारती, कार को अपने हेयर पिन से रिपेयर करती और दोबारा कार से कुछ किलोमीटर कंप्लीट करती। बीच में उनकी कार के ब्रेक्स पूरी तरीके से घिस गए थे क्योंकि वो लकड़ी के बने हुए थे। तो बर्था ने कार को एक मोची की दुकान पर रोका और लेदर की ब्रेक्स लगवाई। इस 106 किलोमीटर को कवर करने के लिए बर्था और उसके 2 बेटों को 12 घंटे का समय लगा। वहां पहुंचकर उन्होंने टेलीग्राम से अपने हस्बैंड को बताया कि वो अपने मां के घर पे पहुंच चुकी है। थोड़े दिनों के बाद वो इसी कार से वापस कार्ल बेंज के पास वापस आ गई। इस ट्रिप से इन दोनों के बिजनेस को बहुत पब्लिसिटी मिली। ब्रेक्स की इंप्रूवमेंट के बारे में बर्था ने कार्ल को बताया, जिसकी वजह से ब्रेक्स के डिजाइन को चेंज किया गया और इस तरीके से पहली बार बेंज कार को थोड़ी सी सक्सेस मिलने लगी। बर्था के इस एक्टिविटी से कंपनी को बहुत पब्लिसिटी मिली और इनका इंटरनल कंबशन इंजन बहुत बिका और बेंज दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी बन गई। और इन्होंने 1899 में पूरी दुनिया में 572 कार्स बेची। ये नंबर उस वक्त के लिए बहुत बड़ा है क्योंकि सारे लोग उस समय घोड़ा गाड़ी यूज किया करते थे और सिर्फ अमीर लोग ही इन कार्स को अफोर्ड कर पाते थे। इस वक्त बेंज की कंपनी बहुत ही अच्छी चल रही थी, लेकिन एक और कंपनी थी जो इनकी कॉम्पिटिटर बन गई थी और वो बेंज की तरह ही बहुत ही अच्छी कार्स बना रही थी। इस कंपनी का नाम था डायलमर मोटर्स। डायलमर में 2 पार्टनर थे, गॉटलिब डायलमर और विल्हेम मेबैक। ये दोनों थे तो इंजीनियर्स ही, लेकिन जो डायलमर थे वो एक बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन भी थे। वो जानते थे कि अपने बिजनेस से मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे निकालना है। वहीं दूसरी तरफ इतना अच्छा बिजनेस एक्यूमेंट, बिजनेस माइंड कार्ल बेंज में नहीं था। वो प्योरली गाड़ी बनाने पे ज्यादा फोकस करते थे कि कैसे ज्यादा अच्छी गाड़ियां बनाई जा सके। 1887 में डायलमर मोटर्स फ्रंट इंजन मोटर कार बना चुकी थी, जो कि आज की कार्स की जैसी दिखती थी। ये गाड़ियां बेंज की कार से कहीं ज्यादा खूबसूरत भी दिखा करती थी और इसके बाद डायलमर मोटर्स ने बनाई अपनी मास्टरपीस, जो कि थी मर्सिडीज 35 HP। अब इस कार का नाम मर्सिडीज क्यों पड़ा, यह अपने आप में एक कहानी है, आइए जरा समझते हैं। एक्चुअली उस वक्त के एक रिच बिजनेसमैन हुआ करते थे जिनका नाम था एमिल जेलिनेक। इनका काम बेसिकली कार्स को दुनिया भर में बेचना था, यानी आज के हिसाब से अगर आप देखें तो एक कार शोरूम के मालिक थे ये। इन्होंने डायलमर मोटर्स के मालिकों से कहा कि मैं तुम्हारे कार्स का एक बहुत बड़ा ऑर्डर दे सकता हूं, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। पहली तो ये कि ये जो कार तुम बनाओगे ये आज तक की सभी कार से बेटर होनी चाहिए, और दूसरी कि इस गाड़ी का नाम मेरी बेटी मर्सिडीज के नाम पे रखा
जाएगा। डायमलर मोटर कंपनीज के मालिकों ने यह बात मान ली और ये मॉडल बहुत ही फेमस हुई। इसके बाद हुआ कुछ ऐसा कि जर्मनी की इकोनॉमिक हालत खराब होने लगी, जिसकी वजह से दोनों बेंज और डायमलर की कार्स नहीं बिक रही थी। अब इन दोनों कंपनीज ने डिसाइड किया कि इन्हें मर्ज कर लेना चाहिए, एक साथ आ जाना चाहिए, और इन्होंने एक्चुअली में ऐसा ही किया और इस कंपनी का नाम दिया गया डायमलर बेंज कंपनी। इसके बाद जितने भी मॉडल्स इस नई कंपनी ने बनाए, निकाले, बाहर मार्केट में लॉन्च किए, उन्हें डायमलर बेंज कहने की जगह इन्होंने मर्सिडीज बेंज कहा, जैसे कि मर्सिडीज मॉडल एस, मॉडल एसएसके एक्सेट्रा। और इन सारे मॉडल्स को एक बहुत ही फेमस डिजाइनर ने डिजाइन किया था, जिनका नाम था फर्डिनेंड पोर्श। अब ये पोर्श नाम तो आपने जरूर सुना ही होगा। अप्रैल 1929 में 84 इयर्स की एज में कार्ल बेंज की डेथ हो गई और इसके बाद एंट्री होती है कहानी में एडोल्फ हिटलर की, और शुरू होती है मर्सिडीज बेंज की एक डार्क फेज की। हिटलर को मर्सिडीज बेंज इतनी पसंद थी कि वो खुद भी इसमें ट्रैवल किया करते थे। हिटलर चाहते थे कि पूरी दुनिया को पता चले कि जर्मनी की कार्स ही सबसे बेस्ट है, इसीलिए उन्होंने डायमलर बेंज कंपनी को कहा कि तुम ऐसी कार्स बनाओ जो दुनिया में सबसे ज्यादा तेज हो, और हुआ भी ऐसा ही। जितनी भी उस वक्त वर्ल्ड में कार रेसेस हुआ करती थी, उसमें मैक्सिमम रेसेस बेंज की कार ने ही जीती। एक और कंपनी थी उस वक्त जो ये कार रेसेस जीत रही थी, जिसका नाम था ऑटो यूनियन, लेकिन वो भी जर्मनी की ही कंपनी थी। फिर 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हिटलर ने जर्मनी की मैक्सिमम कंपनीज को कहा कि अब वो सिर्फ आर्मी के लिए ही प्रोडक्ट्स बनाएंगी, और इसीलिए डायमलर बेंज ने मेन प्रोडक्शन अपना जितना भी कॉमन कंज्यूमर व्हीकल्स थे उसका प्रोडक्शन बंद कर दिया और नाजी जर्मनी के लिए व्हीकल्स और ट्रक्स बनाना स्टार्ट कर दिया। हिटलर ने जब बेंज कंपनी को और भी ज्यादा ट्रक्स बनाने के लिए कहा, तो पहले तो बेंज कंपनी ने विमेन वर्कर्स हायर कर लिए, लेकिन जब इससे भी बात नहीं बनी तो जो ज्यू प्रिजनर्स थे, जो यानी कि जो कैदी थे, उन्हें वर्कर्स बना करके उनसे जबरदस्ती काम करवाया गया। एक टाइम पर 63,000 ज्यू प्रिजनर्स बेंज कंपनी में काम कर रहे थे। जब जर्मनी वॉर हार गई तो इन कंपनीज की काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती हुई, इनकी ग्लोबल मार्केट में बहुत ज़्यादा इमेज खराब हो गई, क्योंकि इन्होंने प्रिजनर्स से ज़बरदस्ती काम करवाया था। डायमलर बेंज कंपनी ने ये एलिगेशंस को एक्सेप्ट भी किया। जो भी जर्मनी के अलावा फॉरेन में इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स थे वो इनसे ले लिए गए, और सिर्फ जर्मनी वाले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ही इनके पास बचे हुए रह गए। कंपनी इतना नीचे आ चुकी थी, इतने बुरे पेज से उस समय पे गुजर रही थी। अब इसके बाद इस कंपनी ने अपनी इमेज बिल्ड करना वापस से स्टार्ट किया, वापस से जीरो से स्टार्ट किया। दूसरी बार इन्होंने पहले एम्बुलेंस बनाया, उसके बाद पुलिस के लिए गाड़ियां बनाई, बाद में दोबारा से कॉमन लोगों के लिए इन्होंने गाड़ियां बनाना स्टार्ट कर दिया। अगर मैं सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 2023 की बात करूं तो इन्होंने ऑलमोस्ट 25 लाख गाड़ियां बेची ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसकी टोटल वैल्यू थी 13,640 बिलियन इंडियन रुपीस। आज मर्सिडीज की इमेज इतनी अच्छी हो चुकी है कि मर्सिडीज लेना एक प्राइड और गर्व यानी प्रेस्टीज की बात हो गई है। लोगों के लाइफ का गोल होता है कि उनको लाइफ में एक मर्सिडीज खरीदना है। अगर हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की बात करें तो उन्होंने एक के बाद एक लग्जरी कार्स लॉन्च की हैं, जैसे कि 1950s में W187220 जो कि एक फुल साइज लग्जरी कार है, ग्रैंड टूरर W186300, W121190, W128220SC, 1960s में W112300SC, W100600, W114, W115200 एक्सेट्रा, और 1970s में वापस से इस सिलसिले को बरकरार रखा R107 SL क्लास, C107 SLC क्लास, W123 मिड साइज एग्जीक्यूटिव कार। 1980s में लॉन्च करी W123 एग्जीक्यूटिव क्लास कार, W201190 कॉम्पैक्ट एसयूवी कार। 1990s में W168A क्लास, W210E क्लास, W463G क्लास, W163M क्लास और W140S क्लास को लॉन्च किया। 2000s में W169A क्लास, W245B क्लास, W204C क्लास, W216CL क्लास, और 2010 में W415 सेडान, W176A क्लास, W231SL क्लास, W222S क्लास, 117 CLA। इसके अलावा 2020 में लेटेस्ट H247GLA क्लास, W223S क्लास, W206C क्लास, R501 EQE SUV, CLE एक्सेट्रा इन्होंने लॉन्च करी और कंपनी के पोर्टफोलियो को और स्ट्रॉन्ग बनाए।
क्या आपको ये कहानी इंस्पायरिंग और उतार चढ़ाव से भरी हुई लगी? अगर कुछ नया सीखने को मिला हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।